नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। शुक्रवार से प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। इस दौरान सदन में जहां विपक्ष के तेवर तल्ख दिखे, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हर सवालों का जवाब आक्रामकता के साथ दिया। कोरोना से लेकर किसान आंदोलन की गूंज सदन में सुनाई दी। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस ने पैदल मार्च कर विधानसभा पहुंचकर जता दिया कि उसका रुख आक्रामक रहने वाला है। हालांकि सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आने के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की करने का मामला भी सदन में गूंजा। दरअसल कांग्रेस विधायक पैदल मार्च करते हुए विधानसभा आ रहे थे। उनके हाथों में नारे लिखी तख्तियां भी थी। इसी दौरान पुलिस ने उनको रोक दिया। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। धक्का दिए जाने से हुड्डा भड़क गए। हुड्डा ने इस मसले को शून्यकाल के दौरान उठाते हुए कहा कि उनके साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं हुआ। मैं आ रहा था शांतिप्रिय ढंग से, वहां रोका गया और मैंने कहा भाई मेरा अधिकार है विधानसभा में जाने का। बिल्कुल। या तो आप ये कहो कि भी आपके आदेश थे वहां हमारे को रोक दिया जाए। नहीं, आदेश नहीं थे तो कैसे रोका गया? नहीं, वो पहले जी मीडिया वाले थे। मीडिया के लिए मना किया है। मेरी बात सुनिए। मेरी किसी भी सदस्य को आप एक मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए। नहीं, किसी भी सदस्य को कहीं भी यहाँ अपनी एंट्री गेट तक आने के लिए किसी ने मना नहीं किया। आप प्रॉब्लम यही है कि आप बात सुनते नहीं है, पहले जवाब देने लग जाते हो। ठीक, आप मेरी बात सुनिए। वहां थे और मैंने उनसे कहा, जो भी ड्यूटी पे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, कि भाई आप मेरे को पहचानते हो? बोला जी मैंने, हाँ। बोला जी पहचानता हूं। मैं कहा मैं यहां खड़ा हो जाऊंगा, एमएलए की पहचान मैं करूंगा और किसी को नहीं जाने देंगे। उसके बाद उन्होंने पुश किया हमारे को और बैरिकेड लगाया। इतना जिंदगी में कभी नहीं हुआ मेरे साथ। इससे पहले हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने पर सबसे पहले शोक प्रस्ताव पारित किया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शोक प्रस्ताव पेश किया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिवंगत नेताओं के साथ साथ किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक प्रस्ताव के बाद प्रश्नकाल हुआ। इसके बाद सदन में शून्यकाल हुआ। सदन में प्रश्नकाल के दौरान ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठा। विपक्ष के सवालों का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया। सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान नहीं गई। सोनीपत में एक दिन में कोविड प्रोटोकॉल से 29 दाह संस्कार हुए, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में केवल 3 हैं। इसी प्रकार जो है इसमें गुड़गांव में 85 दाह संस्कार हुए एक दिन में प्रोटोकॉल के हुए, लेकिन रिकॉर्ड में 10 दिखाए हैं। मतलब मौत के आंकड़ों को जिस ढंग से छुपाया गया है। और ये कहते हैं कि ऑक्सीजन से कितनी डेथ हुई, ये पूछना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन से कितनी डेथ हुई है। ये रिकॉर्ड है, ये हरियाणा के उसमें है। ऑक्सीजन की डेथ कितनी, डेथ ऑक्सीजन की कितनी कमी थी? क्या ऑक्सीजन के लिए सरकार ने प्रार्थना की ऑक्सीजन से डेथ हो रही, हमें ऑक्सीजन दी जाए? और कितनी ऑक्सीजन से डेथ हुई? कमी से, ऑक्सीजन की कमी से। ये रिकॉर्ड है, इसका भी जवाब दे। और फिर इन्होंने किन लोगों को जो मरे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, अब उनके जो अर्निंग हैंड गया है उनके बच्चों को पेंशन दी जाए, न कि एक मुश्त पेंशन दी जाए। कितने इन्होंने सॉर्ट आउट किए हैं, कितनी फैमिलीज जिनको पेंशन देना है, और कितने लोगों को ये मुआवजा जैसे नौकरी वाला गया है उनको कितना कितना दिया है अब तक। ये कोविड जब शुरू हुआ था, किसी को ये अनुमान नहीं था कि इस महामारी का क्या तो व्याप बनेगा, कितनी देर तक ये महामारी चलेगी, उस समय भी नहीं कह सकते थे। और वास्तव में तो अभी भी हम एकदम संतोष से नहीं कह सकते कि हाँ ये महामारी खत्म हो गई और आगे भी इसका कोई मामला नहीं बढ़ेगा। तीसरी वेव की बातें भी चल रही हैं। आज भी हमारे यहाँ लगभग 670 के आसपास एक्टिव पेशेंट्स अभी भी हैं विभिन्न जिलों में। तो इसलिए इस विषय पर बहुत गंभीरता से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। प्रारंभ दिन से व्यवस्थाएं भी खूब हमने बनाई हैं। ये बात भी ठीक है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की एक भारी कमी हमारे यहाँ आई,
लेकिन चूंकि सरकार के हाथ में ऐसी चीज नहीं थी, जितनी ऑक्सीजन हमको उपलब्ध हो रही थी सारी ऑक्सीजन केंद्र ने अपने हाथ में लेकर के उसको कोटा उसका निश्चित किया था। हमारे यहाँ पहले 150 मीट्रिक टन का कोटा हमको मिला, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते 285 मीट्रिक टन तक हमको ऑक्सीजन मिली और हमने सारी ली। और यहाँ तक उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी हमने ईस्ट इंडिया के कई ऐसे वहां पर स्रोत हैं जहां से बाय रोड हमने ट्रांसपोर्ट किया, बाय एयर भी टैंकर्स को भेजा, बाय ट्रेन भी टैंकर्स को मंगवाया। तो इसलिए दिन रात लग करके हमने हर हॉस्पिटल में पेशेंट्स के नंबर के हिसाब से प्रतिदिन उसका हिसाब लगाते थे और कोटे के हिसाब से हम भेजते थे ताकि किसी की मृत्यु ना हो जाए। अभी तक रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है कि किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण से कोई मृत्यु हुई है। किसी हॉस्पिटल से ये हमारे पास कोई डाटा नहीं आया है। उधर सदन की कार्यवाही के दौरान परिवार पहचान पत्र के डाटे को लेकर भी पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए, जहां किरण चौधरी ने सवाल उठाया कि किसी नागरिक का डाटा सिक्योर नहीं है, तो वहीं सीएम ने जवाब दिया कि सभी प्रदेशवासियों का डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है। सारा जो सीएम साहब ने पूरा बताया, इनमें ही कहते हैं डाटा इन परिवार पहचान पत्र डाटाबेस स्टोर्ड सिक्योरली ऑन गवर्नमेंट क्लाउड, अभी बोला। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि आपका ये जो है कॉर्पोरेट की कंसल्टिंग आईटी जो सिक्योरिटी है जो आपकी ऑडिट करती है, उसने ये फ्लैग करा ये कंसर्न कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से ये स्नूपिंग इसके ऊपर हो सकती है और सारे के सारे प्रोटोकॉल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड। जो क्रिड है उसने भी यही कहा है कि ये पूरी तरह से जो है ये सुरक्षित नहीं है। जब ये डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, गरीबों का तो डाटा ऑलरेडी जो है, अब अंत्योदय योजना जो है आपके पास केंद्र की है, वो आप उनके वो डाटा आप सारा का सारा रखिए। आपको क्या जरूरत है कि ये आपने मैंडेटरी बना दिया है कि तहसील के अंदर जब लैंड के रेवेन्यूज के जो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन होंगे तो ये पीपीपी जो है बहुत जरूरी होगा। इससे क्या, और अगर ये सारा डाटा बेस सिक्योर्ड नहीं है तो आप जानते हैं इन्होंने खुद कहा है कि इन्होंने वन ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी उसने एपीआई के जरिए जो है सारा करा और एक्सेस करा कि यूक्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी ने सारे के सारे डिटेल्स जो हैं परिवार पत्र की जो है वो उसने एक्सेस कर ली है। तो ये तो कोई भी रुकी जो हैकर है, जो मतलब छोटा मोटा भी जो हैकिंग करना जानता है वो भी हैक कर लेगा। इसका मतलब कोई भी डाटा जो है वो सिक्योर नहीं है। सारे सिक्योरिटी के फीचर्स हमने लगाए हैं। यहां तक ध्यान रखा है कि हमने किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से भी काम नहीं कराया है। हमारी गलत बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई एक्सेस नहीं हुआ है, कोई एक्सेस नहीं हुआ। कहीं एक्सेस हुआ था उनको ला कर तो ये डाटा यहाँ एक्सेस हुआ, हमारा एक भी डाटा उनका मिल जाए साफ कलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज लाइक अ टाइम बॉम्ब। नहीं, देखिए डाटा का अपना उपयोग होता है, बैठिए, डाटा का अपना उपयोग होता है। ये ठीक है कि आधार बेस्ड हमारा सारा सिस्टम हो गया, आधार हमने सबका कर लिया है। एक ही बात ध्यान रखना है कि आधार जो है वो इंडिविजुअल का डाटा है। हमने आधार की बजाय इसमें परिवार का डाटा लिया है कि परिवार की पहचान करके, क्योंकि देखिए अपने यहाँ इस देश के अंदर परिवार एक इकाई है, फैमिली इज ए यूनिट। एक व्यक्ति भी काम करता है तो वो अपने आसपास जो अपने इर्द गिर्द के जितने भी परिवार के लोग हैं वो सबके लिए काम करता है। वहां बच्चे भी हैं, वहां वृद्ध भी हैं, वहां दिव्यांग भी हैं, वहां बीमार भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, सब नहीं काम करते, सबकी इनकम नहीं होती। परिवार में एक या दो व्यक्ति की इनकम होती है, 5 या 7 लोगों का परिवार जो उसको संभाल करनी होती है। हम भी जो सहायता सरकारी योजनाओं की जो देते हैं सामान्यतः परिवार के हिसाब से ही देते हैं। भले वो नाम हम दिव्यांग के नाम से, बेरोजगार के नाम से देते हैं, लेकिन उसके परिवार में इनकम कितनी है, हर जगह इनकम का एक बैरियर लगाते हैं। क्या परिवार की इनकम इससे ज्यादा तो नहीं है? तो इसलिए परिवार का डाटा लेना बहुत आवश्यक है। अगर वास्तव में हम परिवारों को सहायता करके उनको उसके लेवल से ऊंचे ऊपर उठाना चाहते हैं तो सारा सिक्योर डाटा हमारे अपने पास है। और जहां तक आपने कहा मनरेगा या अंत्योदय योजना या जो हमारा बीपीएल, ये सारा डेटा केंद्र सरकार के पास 2011 एसईसी डाटा के आधार पर बना हुआ है। हमने बहुत प्रयत्न किए कि वो डाटा हमको मिल जाए। वहां की सिक्योरिटी के हिसाब से उन्होंने अभी राज्य सरकारों को वो डाटा देना बंद कर दिया है कि वो डाटा नहीं देंगे। इसलिए हम अपना डाटा तैयार कर रहे हैं। इस डाटा को कई और प्रदेशों ने अपने हिसाब से शुरू किया है तैयार करना। इसके बाद विपक्ष ने सदन में किसान आंदोलन का मुद्दा भी उठाया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान 8 महीने से ज्यादा समय से हरियाणा की धरती पर आंदोलन कर रहे हैं
उन्होंने कहा कि प्राइवेट मंडियां लाओ, लेकिन एमएसपी पर कानून भी बनाओ ताकि कोई भी व्यक्ति एमएसपी से कम पर किसानों की अनाज खरीदता है तो उसे सजा मिले। कुछ मुद्दे लेके बैठे हैं और मुख्य मुद्दा उनका ये है कि एमएसपी कानून बना, भाई प्राइवेट मंडी आएगी, कोई एतराज नहीं हमारे को, प्राइवेट मंडी और ले जाओ, किसान के साथ जितने नजदीक जाएगी और फायदा होगा किसान को। एमएसपी कह रहे हैं हम मंडियों में इसमें देंगे, मार्केट कमेटी में देंगे, आप भी कह रहे हो एमएसपी मिलेगी, रहेगी, देंगे, लेकिन सवाल ये है जो मंडी बाहर बन रही है उसमें एमएसपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसान को। तो जैसे और स्टेट पंजाब है, महाराष्ट्र है, अपना कानून ला रहे हैं, हम क्यों नहीं कानून लाते? जो हमारे को कोई इतराज नहीं, मंडी बनाओ, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर एमएसपी से कम हरियाणा में खरीद करेगा प्राइवेट मंडी में, उसमें उसको सजा का प्रावधान कर दो, कहानी खत्म है। सदन में कोरोना और किसान का मुद्दा छाया रहा। एक तरफ विपक्ष सवालों का बौछार कर रहा था, दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष भी जोरदार पलटवार कर रहा था। पक्ष और विपक्ष के तेवर को देखते हुए लग रहा है आने वाले 23 और 24 को भी सदन में तकरार देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। परिवार पहचान पत्र का विषय, तो उस नाते से मानसून सत्र में इस दौरान पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आमने सामने हुए, चाहे वो डेटा सिक्योरिटी की बात हो, किसानों की बात हो, या फिर इसके अलावा और भी जो मुद्दे थे, या ट्यूबवेल देने की बात हो, उसको लेकर भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया गया था और उस पर भी इस दौरान चर्चा हुई। खास करके अगर बात करें तो जिस तरह से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के तेवर देखने को मिला। कांग्रेस पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक पहुंची, हालांकि इस दौरान धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई थी, लेकिन इस मसले को भी विधानसभा में कांग्रेस ने उठाया और इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि इस पर जरूर वो कार्रवाई करेंगे। देखेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे मिलवा देते हैं। रमेश यादव, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। हुकुम सिंह भाटी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। भाग सिंह, प्रवक्ता जेजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। खालिद चहल का, प्रवक्ता कांग्रेस का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और रजवंत डाहिनवाल, प्रवक्ता इनेलो के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन भाटी जी, बार बार आप लोग की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे हैं कि विपक्ष सवाल तो पूछता है लेकिन भाग जाता है, लेकिन आज तो विपक्ष डटा रहा, सब कुछ सौहार्द रहा, ठीक रहा ना आज की कार्रवाई? काली जी, देखिए, विपक्ष सकारात्मक सोच से अगर काम करता है तो इसका फायदा पूरे प्रदेश की जनता को होता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विपक्ष ने आज जिस तरह पट्टियां लेकर प्रदर्शन किया और दूसरा वो लोकतांत्रिक कोई तरीका नहीं था। ये लोकतांत्रिक कोई तरीका नहीं है। उनका काम है अपनी डायरी पेन लेके जाए अंदर बैठे हैं, अपने सवाल करें, उनका जो जवाब है वो भी सुने। आज विपक्ष ने जो सवाल किए, पूरे सेशन जो चला जितने समय, उसमें जो सवाल किए उनका एक बात है, हम तो विधानसभा छोड़िए, देश की विधानसभा, हरियाणा की विधानसभा, लोकसभा में भी सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। जनता ने जिस उद्देश्य से उनको चुनकर भेजा है उस उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए, चाहे विधायक हो चाहे मेंबर पार्लियामेंट हो। इसलिए हम सकारात्मक सोच अगर कहीं भी विपक्ष दिखाता है तो बिल्कुल एक अच्छा तरीका है और हम कहते हैं दिखानी चाहिए। मुद्दे उठाइए। दूसरी बात, मुद्दे भी सकारात्मकता से जरा उठाने चाहिए। अब जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूं, किरण चौधरी जी ने एक मुद्दा उठाया था परिवार पहचान पत्र का, और सारी डिबेट में आपने सुना होगा, पीछे टीवी चैनल्स और उसके माध्यम से किया है। उन्होंने उदाहरण दे दिया किसी का और का उठा करके, जिससे हरियाणा का कोई लेना देना नहीं है। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि हरियाणा के डाटा को किसी ने ले लिया हो। तो मुद्दे जरूर उठाइए, लेकिन अपनी पूरी तैयारी के साथ उठाइए। और इसका मैं समझता हूं कि हरियाणा की जनता जनार्दन उसका स्वागत करेगी। उठाइए तो सही, ताकि पता लगे सरकार ने क्या क्या काम किया है और सरकार का काम कहां तक जो है जनता के लिए फायदेमंद है। हम तो चाहते हैं हम जो प्रचार कर रहे हैं वो विपक्ष भी सुन करके जाए,
विपक्ष भी अपने सवाल उनके मन में हैं जो उन सवालों को ले, इसलिए बिल्कुल हमारी सरकार इस बात का स्वागत करती है कि विपक्ष अगर सकारात्मक है तो क्या जो लाभ है जवाब जनता दिया को तो मिलेगा। कांग्रेस इस संशय से संतुष्ट है? हसन साहब, पहले तो मैं आपको जो विधानसभा का सत्र रहा, सरकार ने जो तय किया मात्र 3 दिन, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जहां हरियाणा में आज इतने सारे मुद्दे हैं और हरियाणा की जनता एक एक मुद्दे के लिए परेशान है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे महंगाई हो, और फिर चाहे सरकार के किए हुए जन विरोधी कार्य हों। होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि सरकार ने जब विधानसभा सत्र को तय करने की बात, पहले होना क्या चाहिए था कि सरकार को सभी विपक्षी दलों से बैठ के एक राय मशवरा करना चाहिए था कि आपके मुद्दे क्या होंगे। उसकी वजह यह है कि सरकार के पास, सरकार तो है आज बीजेपी, लेकिन सरकार के पास तजुर्बा नहीं है। और कांग्रेस के नेताओं के पास, हमारी माननीय अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा जी, हमारे विपक्ष के नेता हैं माननीय हुड्डा साहब, और कितने सारे नेता हैं जिनके पास सरकार चलाने से लेकर बहुत लंबा तजुर्बा है हरियाणा को लेकर। होना क्या चाहता है कि पहले विपक्षी दलों को बैठकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा होनी चाहिए थी। उसके बाद सरकार क्या करती है कि आपको मात्र 3 दिन का सेशन बुलाती है। 3 दिन में आप क्या क्या हरियाणा की चीजें, क्या क्या हरियाणा के मुद्दे आप उठा पाएंगे, ये तो वो बात हुई। और फिर जब सरकार ने जवाब देना शुरू किया, 1 मिनट जल्दी, सरकार ने जवाब देना शुरू किया तो कहीं तो सरकार में, जैसे हरियाणा के शब्दों में कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे और दूसरे मंत्री हरियाणा सरकार के बात कर रहे थे, तो कहीं सरकार तो एक हरियाणा में कहावत है कि बकरी के मेमने की तरह मिमियाती नजर आई। कहीं एक दूसरी तस्वीर सरकार की यह थी कि एक हरियाणा में एक और कहावत है कि ना गुंडा गांव की परवाह करता है, ना गांव गुंडे की परवाह करता है। सुनो हसन भाई, ठीक है, लेकिन शब्दों का भी मर्यादा रखें, शब्दों की मर्यादा रखें प्लीज। खत्म नहीं। तो सरकार जल्दी से, सरकार दोनों तरफ से एक तरह से लुढ़कती हुई नजर आई। इसको हम यूं भी देख सकते हैं कि मजबूरियों का वास्ता देकर मुकर जाना तेरा, ये गुनहगार वक्त है या खुदा हमारा। ये सरकार को मतलब समझ नहीं आया कि सरकार की मजबूरी क्या है। चाहे उन्होंने हेल्थ वर्कर से जो वादे किए, हेल्थ वर्कर से क्या वादा था उनका कि वो उनको दुगनी सैलरी देंगे, क्या किया सरकार ने उसके लिए? भाग सिंह जी, बहुत सारे लोग ऐसे वादे, भाग सिंह जी, क्या सरकार आज विपक्ष को जिस अंदाज में जवाब देना चाहिए वो सरकार उस अंदाज में नहीं जवाब दे पाई? खाली चहल का कई आरोप है, सत्ता में है आप भी। देखिए खालिद भाई, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा कि खालिद भाई को यदि आज कांग्रेस ने भेजा है तो कम से कम विषय की तो छोड़िए आप बात, कम से कम कॉमन सेंस लेकर तो बैठे कि किसके बारे में, किस प्रकार की इतने बड़े अच्छे चैनल के ऊपर इस तरह की बात करनी कहां तक शोभा देती है किसी के बारे में। आप अपनी बात रखिए, जोरदार तरीके से रखिए, हम आपकी हर बात का जवाब देने के लिए बैठे हैं। लेकिन आज सरकार ने सदन के अंदर हर विषय के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सदस्य ने, माननीय उप मुख्यमंत्री ने सभी सवालों का बड़े ही सभ्य तरीके से बहुत अच्छी तरह उनका जवाब दिया। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी, सरकार ये भी कहती नजर आई, सरकार ये भी कहते नजर आई, सरकार ये भी कहती नजर आई, मान साहब सुनिए, मान साहब सुनिए, मान साहब सुनिए, सरकार ये भी कहती नजर आई कि विपक्ष संतुष्ट नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ऐसा लगता है, सरकार को ऐसा लगता है, सरकार को साहब, सरकार को ऐसा लगता है कि जो सरकार है वो जनता की वोट से आई है और जो विपक्ष है वो विपक्ष आसमान से गिरा है। जब उनको पता नहीं है कि जो विपक्ष है वो भी जनता की वोट से आया। ठीक है खालिद साहब, अब सुनिए जरा उनको बोलना। आप जवाब लेने ही नहीं चाहते, आप प्रदेश को गुमराह करना चाहते खालिद साहब। मैं तो रहने दीजिए खालिद जी, खालिद जी जब आपकी बारी आएगी तो बोलिए। आप रहने दीजिए, आपको ये बात अच्छी नहीं लगती। आप तो भाजपा को जब नेपाल की बात करते थे ना, आप कहाँ बैठे हैं, किसकी गोदी में बैठे हैं, आपको पता है क्या 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 बेचा है आपने? सर खालिद जी एक एक करके प्लीज प्लीज, एक एक करके खालिद जी, एक एक करके समझ लीजिए। आपको खालिद जी यही तेवर विधानसभा में भी होना चाहिए था। आप जो तेवर दिखा रहे हैं ना, ये तेवर विधानसभा में नहीं दिखा। जनता की आवाज उठाने के लिए वहां मौका है आपको, प्लीज बोलने दीजिए उनको। मैंने किस जी, यहाँ आप सुनिए, हमने हर बात का बड़े ही शालीनता से और तथ्यों पर आधारित
सदन के अंदर हर चीज का बड़ी तरीके से जवाब दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और सभी अन्य मंत्रीगण ने जिनके भी जवाब है, चाहे वो रोड से संबंधित ठीक है सर, चाहे और कोई विषय हो, चाहे अंत्योदय योजना हो, चाहे कार्ड पे हो, इतने सभ्य तरीके से बहुत अच्छी तरह इनको ठीक है सर, पूरा प्रदेश भी देख रहा है। ठीक है, डैनवाल जी भी हैं, ठीक है, ये बात समझ से ठीक है भाग सिंह जी, डैनवाल जी भी हैं। डैनवाल जी, भले आप विधानसभा के अंदर नहीं है, लेकिन आज आपने कार्रवाई जरूर देखी होगी। क्या सरकार ने जो जवाब दिए और जो विपक्ष ने सवाल उठाए उसको लेके इनेलो संतुष्ट रही, संतुष्ट दिखी? एक कसक तो होगी कि आप अंदर नहीं है, जो कुछ बातें उसको उठा पाते। नहीं, वो चीज सरकार का एक सोचा समझा प्लान था। सरकार को ये चीज पहले से पता था कि अगर जो समय पर जो चुनाव, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो इस्तीफा दिया था, उसका जो चुनाव अगर समय पे हो जाता तो आज निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल का रिप्रेजेंटेशन वहां पर होता। और सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो हमें घेरने का काम करे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और आगे भी कहूंगा कि 89 पर एक भारी, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला थे। और सरकार का जो आज का जो विधानसभा सेशन था, ये सेशन एक फ्रेंडली मैच था। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ये सिर्फ जुमला है 89 पर एक भारी, या वाकई में भारी को खुश नहीं किया, या बाहरी बाहरी? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। नहीं, मैं यही चीज कह रहा हूं कि ये 89 पे एक भारी आज का फ्रेंडली मैच था। इससे हरियाणा की जनता संतुष्ट नहीं हुई, इससे केवल कांग्रेस के जो लीडर अपोजिशन है उनको खुश करने का काम किया है। अगर उन्होंने आज जवाब मांगा कि कितनी मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी से, तो मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है, सरकार ये कह रही है कि एक भी मौत नहीं हुई, तो ये कैसे सुन सकते हैं? इसका मतलब वहां पे वो झूठ परोस रहे हैं और वो झूठ को स्वीकार कर रहे हैं। क्या ये जनता पचा पाएगी? पेपर लीक का मुद्दा वहां पे उठा है, उसके पर क्या जिम्मेदारी बनती है सरकार की? सरकार हर चीज पर लिपापोती कर रही है, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर। मतलब सरकार जनता से जवाब, सरकार का काम है जनता को संतुष्ट करना, ना कि लेकिन उन्होंने विपक्ष को संतुष्ट किया। और विपक्ष पहले ही फ्रेंडली मैच खेल रहा है, ये फ्रेंडली मैच चल रहा है। कह रहे हैं कि खालिद जी फ्रेंडली मैच है क्या? तो चौधरी अभय सिंह फ्रेंडली मैच चल रहा है क्या? ये एक मिनट बिल्कुल फ्रेंडली मैच, ठीक है, अच्छा रुको तो सही, एक मिनट डैनवाल साहब। भाजपा, एक मिनट हसन भाई, भाजपा आईएनएलडी की बहुत पुरानी साथी है। उनको ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस उनके साथ फ्रेंडली मैच खेल रही थी तो ये हरियाणा की जनता को गुमराह करने जैसा है। इस प्रदेश में भाजपा के अगर कोई फ्रेंड है तो वो आईएनएलडी है, जेजेपी है। दूसरी बात, अगर मेरी बात खत्म भाई, ऐसे नहीं चलेगा, मेरी बात खत्म होने दीजिए। सर, आप लोग दोनों विपक्ष में हैं, सरकार से सवाल पूछने के बजाय दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है। रमेश यादव जी, जल्दी से सर। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं, यही चीज मैं दिया था कि विपक्ष ने उस समय ये कहा था, एक सेकंड, आज हालात ये नहीं होते प्रदेश के। उस समय कांग्रेस ने कहा था कि अगर अभय सिंह चौटाला इस्तीफा देते हैं तो सरकार को मदद करते हैं, और मदद आज साबित होती है, तो वो सरकार को कोई जवाब नहीं करना। रमेश जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। रमेश जी, आज की कार्रवाई आपने देखी होगी, आप इस आज जो सदन चला है उसको लेकर आप का क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से विपक्ष पहली बार कई बार सत्ता पक्ष आरोप लगाता रहा कि विपक्ष सवाल उठा के भाग जाता है, लेकिन आज विपक्ष डटा रहा, अपने सवाल पूछता रहा और सरकार भी उसी जोर के तरीके से पलटवार भी करती रही और जवाब भी देती रही। हसन जी, प्रतिपक्ष का काम यही है कि सवाल पूछे और जनता की समस्याएं रखे, और सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि है। आज की जो ये प्रतिपक्ष के नेता के साथ जो धक्का मुक्की हुई है, मैं इसका भी समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि वो भी जनता से चुन के आए हुए हैं, चाहे वो आज विपक्ष में हैं, कल को जो है शासन में भी हो सकते हैं। तो ये मर्यादाओं को हमें ध्यान रखना चाहिए, उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। रहा बात यह कि जो कमियां रही है, सरकार की कमियां तो रही हैं, मगर सरकार प्रयास करती है कि उन कमियों को आने वाले वक्त में दूर किया जाए। जैसे कोरोना ये महामारी है, उसमें हो सकता है कोई कमियां रही होंगी, मौतें हुई हैं, लेकिन अब जो आने वाली लहर है उसमें हमें सचेत हो जाना चाहिए और पॉजिटिवली काम करना चाहिए लोगों की भलाई के लिए। जनता सब जानती है कौन वेलफेयर का काम कर रहा है और कौन बातें बना रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस महामारी से अच्छे ढंग से निपटना होगा। भाग सिंह जी, क्या जेजेपी भी मानती है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई है, किसी की मौत नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जबकि दूसरी लहर में यह बहुत भयंकर संकट था? सरकार तो मान रही है, जेजेपी क्या मान रही है? भाई, आपकी बात
नहीं खालिद भाई, मैं खालिद भाई आपको बता रहा हूँ कि जितनी बड़ी ये भयंकर बीमारी थी, अगर कोई सीधे सीधे बात करें, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक भी आंकड़ा इस प्रकार का नहीं है। देखिए मौतें हुई हैं हरियाणा में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके कारण अलग अलग रहे हैं जितने भी हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन की समस्या की बात आई तो उसको एकदम जनरेट करने का काम किया, हॉस्पिटल्स में उसको सॉल्व करने का काम किया सरकार के अंदर ने। तो इस प्रकार के पूरी तरह से ठोस कदम उठाए गए इस बीमारी से लड़ने के लिए, और अकेला प्रदेश नहीं पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझी है। जो समस्या आती गई सरकार ने फौरी तौर पर उस पर नियंत्रण किया, और आज की स्थिति प्रदेश की आपके सामने है कि अन्य प्रदेशों से, अन्य जगह से बहुत कम आंकड़े हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर कोरोना के। लेकिन जो दुखद बात है कि जो इस बीमारी के अंदर काफी लोगों की मृत्यु भी हुई है, इस बीमारी से काफी परिवार के लोग पिछड़े भी हैं, लेकिन इसके सुधार के लिए सरकार ने जहां जहां दिक्कतें आई हैं उसकी पूरी तरह से तैयारी की और उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया। यानी मौतें हुई हैं ये बात आप मान रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है ये नहीं मान रहे हैं। भाग सिंह जी। खालिद जी एक चीज मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं एक चीज मेरी नोट कर लेते, फिर भाग सिंह जी जवाब दे देंगे उसका। ठीक है दयानवाल जी जल्दी से। जी, मेरे रेवाड़ी शहर में विराट हॉस्पिटल है, मैं बाकायदा नाम लेके बोल रहा हूँ, उसमें 4 मौतें हुई थी ऑक्सीजन की कमी से। पूरा प्रशासन सारा अमला जमला वहां पे पहुंच गया था, और ये चीज हाई कोर्ट तक, मतलब हाई कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया था, मानवाधिकार ने भी इस चीज पे संज्ञान लिया था, और वहां पे नोटिस जारी करके बताया था। और उसके बावजूद सरकार ये कह रही है कि एक भी मौत नहीं हुई, तो फिर वो मौत हुई कैसे? ये सरकार की एक बड़ी लापरवाही है। सरकार इस प्रकार से, ठीक है भाग सिंह जी जवाब दीजिए, हमें ब्रेक पे जाना होगा, खालिद भाई आएंगे उसके बाद, लेकिन उनके घाव का कोई ठीक है दयानवाल जी आपने सवाल पूछ लिया, जवाब ले लीजिए। वजह से शरीर के अंदर इस प्रकार फेफड़ों में जकड़न हुआ जो डॉक्टर्स बताते हैं। अब तो आम आदमी को भी इस बीमारी के बारे में पता लग गया कि क्या सिम्टम है और क्या कारण रहे हैं, तो वो कारण बहुत रहे हैं शरीर के अंदर, और उसके बाद से लोगों की जान गई है। ठीक है, आप हमारे साथ लगातार आप लोग बने रहिए, हमारे सारे गेस्ट, लेकिन हमें यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये बताने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि मानसून सत्र के दौरान किसानों को लेकर क्या बात हुई है। एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार आज जिस तरह से मानसून सत्र में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार है, उसको लेकर चर्चा जारी। हुकुम से बीजेपी के साथ बने हुए हैं। सवाल यही है कि आज जो सरकार ने जो लाया है कोरोना को लेकर ऑक्सीजन वजह से किसी जान नहीं गई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या आएंगे सरकार की थी, हरियाणा सरकार भी। अहम सवाल आपने ये किया है, हमेशा है, और आसपास कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, ये भी कांग्रेस और इनेलो करते हैं। एक दूसरे दिखाता है, झूठ बोलना पड़े, और केवल एक जनता के साथ उपहास करना। जैसे इनेलो के एक ही विधायक, वो भी रिजाइन कर दिया। कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस जो है इन्होंने किया, इसको आभास में इस चीज और बात पर भी आऊंगा। मैं उनके के प्रवक्ता जो ठीक है गिड़गिड़ाए किया, मतलब इन्होंने खूब बोला। इसी से अंदाजा लगा लीजिए, विधायकों को पूरा समय बोलने का दिया जाता है। अगर उन्होंने कोई बात ही रखनी, इन्हीं खालिद भाई की तरह वो पता नहीं कहा के जुमले बोलबाजी सुनने को बैठे नहीं, चलिए आपको मौका मिलेगा जवाब सवाल का जवाब दिया, माकूल जवाब दिया, आंकड़ों के साथ जवाब दिया। और आपने शुरू में कहा कि विपक्ष ने सवालों को सुना, उनके जवाब अच्छी बात है, सुना दीजिए। दूसरी बात, आपने एक सवाल किया ऑक्सीजन के ऊपर। अब मैं अपने कांग्रेस के साथी और इनेलो के साथी को बताना चाहता हूं, राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? हमें राजस्थान का नहीं, हमें हरियाणा का जिक्र हरियाणा की बता दीजिए, हमें राजस्थान से मतलब नहीं है, हम हरियाणा के वासी हैं। राजस्थान सुन लो भाई, सीखने से नहीं होगा, सीखने से नहीं होगा। हमें हरियाणा की बात देना चाहिए। हरियाणा में किस प्रकार से बोलते हुए आप उनका जिक्र करें। ये जो जम्मू कश्मीर तक नहीं चलने वाला, अब नहीं झूठ चलेगा। सुन लो जरा,
राजस्थान सरकार ने जवाब दिया, राजस्थान लिखित में जवाब है, आप आरटीआई में ले लीजिए, एक भी मौत ऑक्सीजन। आप हरियाणा की बता दीजिए भाटी साहब, हरियाणा में कितनी मौतें हुई उनका जवाब दे दीजिए। आप सुन लो, आंकड़े गवाह हरियाणा के बारे में बताओ। नहीं हो, आपकी यही तो दिक्कतें हैं, आप सुनते नहीं हो, कहीं भी ना विधानसभा ना पार्लियामेंट कहीं नहीं सुनते। सुनने मेडिकल सर में होता है, ये बताते हैं कारण हार्ट अटैक एक समस्या है भाजपा की, एक समस्या ये है कि दर्द तो होता है सर में। खालिद जी बोलिएगा, उनको बात पूरी करने दीजिए। आंकड़ों से कोई झूठ बोल सकता है क्या? दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बयान दिया है, उन्होंने कहा, बताया कि हाँ ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, हमने किस तरह से दूसरे प्रदेशों से मंगाई, हवाई उससे मंगाई, रोड से मंगाई, लेकिन प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन पूरा करने का काम किया। लेकिन मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। सुनना नहीं चाहते, इसलिए जो सरकार ने एक एक काम, ये कांग्रेस और एनएलए वाले तो सो रहे थे, एसी रूमों में बैठे थे, कि जनता के बीच थे कहा, ठीक है सर, कहा दिया, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खालिद जी, सरकार मेहनत करती रही, ठीक है। भाटी जी, सरकार मेहनत करती रही, भाटी जी कह रहे हैं, और विपक्ष सोता रहा। मौत कैसे हुई, ये कैसे, मैं अपनी बता रहा हूं, मेरे रेवाड़ी में निजी हॉस्पिटल में मौत हुई और वो डॉक्टर साहब खुद रोने लग गए कि मेरी जहां पे पेशेंट की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, हम कैसे मान लेंगे? छत्तीसगढ़ का जवाब ले लो, चीखने से नहीं चलेगा, झूठ से काम नहीं चलेगा आपका। जब मैं कह रहा हूँ मेरे रेवाड़ी में डायनवाल जी प्लीज हमें चिल्लाने पे मजबूर मत कीजिए, आप लोग अपनी बारी का इंतजार कीजिए, ये एक एक करके बात कीजिए, ये कोई डिबेट का मतलब नहीं है, सार्थक बहस होनी चाहिए, लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। हसन साहब, जल्दी से एक सेकंड, हसन साहब आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैं इनका फ्रेंडली स्वागत चाहूंगा। इस प्रदेश के इतिहास में अगर कोई भाजपा के साथ गठबंधन रहा या तो आईएलडी का रहा है, बीजेपी का, एक विधानसभा के मुद्दे सब चीजों का जवाब, ये फ्रेंडली नहीं, सब नहीं पता, हमें हरियाणा के लोग देख रहे हैं, नहीं, और जनता को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने क्या उठाया। लोग देख रहे हैं, हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि चीज का जवाब देना पड़ेगा। इस प्रदेश के अंदर फ्रेंडली मैच कोई खेल रहा है तो इस प्रदेश के अंदर भाजपा से आईएलडी और जेजेपी खेल रही है। दूसरी बात, हमारे जेजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने बड़ी जिम्मेवारी के साथ जवाब दिया, तो उनको बता देना चाहता हूं कि जवाब उनको भी देना इस प्रदेश को, जिस प्रदेश में ये कह के आए थे कि हम भाजपा को जमुना पार छोड़ के आएंगे, जब वो जनता में जाएंगे तो जवाब उनसे भी सरकार लेगी। दूसरी बात, ठोस कदम की बात करते हैं आप, ये आपके ठोस कदम क्या थे आपको मैं बता देता हूं। कोरोना काल में आप अवैध शराब बिकवाते हैं, कोरोना काल में आप अवैध कानून लेके आते हैं, ये इस सरकार के, दोनों सरकारों के अब ठोस कदम थे जो सरकार ने उठाए। ठोस कदम क्या था? सरकार क्या कहती है आंकड़ों के हिसाब से कि लगभग 9-10 हजार लोग हरियाणा के इस कोरोना काल में खत्म हुए, लेकिन ये नहीं है। अखबार क्या कहते हैं, जिस मीडिया, ठीक है, अब जरा दूसरे मुद्दे पे भी आ जाते हैं ना, कई मुद्दे पर बात हुई है। सरकार, वो मीडिया क्या कहता है, ठीक है, आंकड़ों कैसे 10 गुना लोग ठीक है। भाग सिंह जी, आज किसानों का भी मुद्दा उठा, जेजेपी का क्या स्टैंड है किसानों के मुद्दे को लेकर, खास करके जो धरने पर बैठे हुए 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, सरकार में आप है, सत्ता में है। खालिद भाई, मैं एक बात इससे पहले कंप्लीट करना चाहूंगा, मेरे साथी खालिद साहब ने अभी बात कही, हमारा काम था कि प्रदेश की जनता के ऊपर दोबारा चुनाव न सौंपे जाए, सरकार मजबूत और स्थायी गवर्नमेंट उनको मिले, ताकि जो वायदे करके उनके साथ बड़ा आपने हरियाणा की जनता के ऊपर रहम कर दिया, और सरकार के रहम की, आपके रहम का हरियाणा ऋणी है, हरियाणा ऋणी है। खालिद जी प्लीज, मौका मिल गया, भाग सिंह जी को मौका मिला है, आप बोलिए, उनको बोलने दीजिए। खालिद जी उनको बोलने दीजिए। खालिद जी जब आपकी बारी आएगी बोलिएगा। खालिद जी, दिस इज नॉट वे, ये कोई तरीका नहीं है। खालिद जी, ये कोई तरीका नहीं है। खालिद जी प्लीज, खालिद जी, भाग सिंह जी को बोलने दीजिए, बात कंप्लीट करने दीजिए। भाग सिंह जी बोलिए, उसके बाद जब आपकी बारी आएगी बोलिएगा। इससे डिबेट एकदम सार्थक बहस होनी चाहिए, ये कोई मतलब नहीं है। मेरे कांग्रेस प्रवक्ता खालिद भाई, आप बड़े भाई हो और आप कम से कम एक चैनल की मर्यादा रखिए, जब आपकी बात सभी लोग सुनते हैं तो आपसे भी विनम्र प्रार्थना है कि आप भी दूसरों की बात सुना कीजिए। आपको समझना चाहता है, हम प्रदेश के लोग भी नहीं सुनेंगे। तो खालिद भाई, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन पर शुरू से ही जननायक जनता पार्टी का एक स्टैंड रहा है कि किसानों को, जननायक जनता दल पार्टी का, तो अगर आप बात करेंगे तो आपके पूर्वजों ने बड़ा अच्छा निर्णय आप लोगों को दे दिया है, जब आप प्रदेश के लोगों के बीच में जाएंगे तो प्रदेश
के लोग आपको जवाब देंगे। सर खालिद जी, बात तो उनको सुनिए, उनका स्टैंड तो सुनिए आप। नहीं लेगी अब कोई भी फसल हो, यही तो इसकी भाटी जी आप ही के पार्टी के सहयोगी बोल रहे हैं, आप ही के साथ सत्ता में सहयोगी नहीं है, सौदेबाज सहयोगी हैं, सहयोगी नहीं है, सौदेबाज है। ठीक है। यदि एमएसपी को खत्म किया जाता है, हाँ। आप जिस प्रकार का ये सवाल उठा रहे हैं, हाँ। तो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और पार्टी में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी शुरू में ही क्लियर कर चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हाँ। कि हम जिस दिन एमएसपी खत्म होगी उस दिन हम सरकार से बाहर आकर सड़क के ऊपर बैठने का काम करेंगे, क्योंकि हमें लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं, भाग सिंह जी हुड्डा साहब कह रहे हैं कि एमएसपी पर ऐसा कानून बना दो जो पंजाब और महाराष्ट्र लेकर आ रहा है कि अगर कोई एमएसपी से कम पे खरीदता है तो उसको सजाओ, तो कानून बनाइए ना, क्या दिक्कत है, सत्ता में है ना आप। साहब हुड्डा साहब 10 साल रहे हैं, हाँ। हुड्डा साहब 10 साल रहे हैं, उनसे पूछिए कि कानून बनाने कितने आसान और मुश्किल थे, यदि हर चीज इम्प्लीमेशन के सर अभी आप सत्ता में हैं, हुड्डा साहब नहीं बनाए तो बाहर गए, अब आपको मौका मिला है, हमने कहा आपको मौका मिला है कुछ करने का। एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी तो हम कह रहे हैं कानूनी अधिकार दे दीजिए ना, दोगुनी करने की तरफ चल रहे हैं। आप अपने विधानसभा में आप कानून तो ला सकते हैं ना। ना मंडी खत्म होगी, ना एमएसपी खत्म होगी, ना मंडी खत्म होगी, ना एमएसपी खत्म होगी। और अब तो सर मंडी के बाहर जो दूसरा प्रदेश के अंदर कोई ऐसे विपक्ष कह रहा है कि आप और भी मंडी अलावा ऐतराज नहीं है, लेकिन एमएसपी पर कानून बना के दे दो फर्क नहीं है कि कोई उससे अगर कम पे खरीदता है एमएसपी पर तो उसको सजा हो। करनी में कोई फर्क नहीं है। आज आप प्रदेश में देखिए, एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा गया है, एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा गया है, और ना ही मंडी बंद हुई कहीं। अरे कथनी और करनी में जब कहीं फर्क ही नहीं है, कहीं सर अगर इतना ही है तो विरोध तो नहीं झेलना पड़ता, विरोध क्यों झेल रहे हैं आप लोग? अगर इतना ही है कि सब कुछ अगर आपने दे दिया है किसानों को, तो आखिर विरोध क्यों हो रहा है? ये बैठे हैं हरियाणा के धरती पर, आपको पता है पानीपत सोनीपत इलाके में कितना इंडस्ट्री है, लोगों को वहां कितना परेशानी हो रही है। अगर ये मामला हल हो जाएगा तो वहां के लोगों को तो कम से कम राहत मिलेगी और किसान भी अपना घर जाएगा। बात सिंह आज अगर खालिद भाई मैं इस बात में नहीं आना चाहता, हमारे जरूर इसमें भोले भाले किसान जरूर बीच में हैं, जिनको कांग्रेस पार्टी ने काफी हद तक भरगलाया है। इनके पास राजनीति करने के लिए कुछ नहीं है। आज चाहे इनके कहीं प्रदर्शन देखिए, चाहे कहीं कोई काम देखिए, मैक्सिमम कांग्रेस के लोग फ्रंट पर आकर उस प्रकार का मुंह बनाते हैं। लेकिन जो किसान थे काफी हद तक समझ चुके हैं कि हमें इस जो एमएसपी पे हमारी फसल भी खरीदी गई है और ना ही मंडी बंद हो रही है। ठीक है, लेकिन राजनीति करने के भाटी साहब लोग, ठीक है भाटी साहब, क्या एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है? जो पंजाब और महाराष्ट्र की जो सरकारें हैं जो कानून लेके आ रही हैं, क्या हरियाणा सरकार ऐसा नहीं कर सकती? खालिद सर जी देखिए, एक बात है कि ये जो व्यवस्था आई है, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के साथी को बताऊंगा कि वो थोड़ा शांति से सुन लें। बिल्कुल सुनेंगे। क्योंकि वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2012 में मंडी व्यवस्था और एमएसपी को खत्म कर रहे थे। आज वही हुड्डा साहब उसकी बड़ी भारी वकालत करते हैं। एक बात वही कांग्रेस पार्लियामेंट में बयान देती है, इसको खत्म कर दीजिए। हाँ ठीक है, वो चले गए, उन्होंने भुगत लिया इसका और आगे भुगतते रहेंगे, अभी बहुत लंबे समय तक भुगतेंगे। अब आपको मौका मिला है तो कुछ कर गुजरिए ना किसानों के लिए। अब खालिद हसन जी देखिए, दो बातें। जब एक ये व्यवस्था बहुत समय से ये मांग थी किसान की कि जैसे एक इंडस्ट्री में अपना रेट तय होता है तो किसान भी अपने रेट पर माल को बेचेगा, उसके लिए व्यवस्थाएं की है। जब वो अपने रेट पर माल को बेच रहा है वो व्यवस्था उसके पास है। दूसरी तरफ अगर वो वहां नहीं बेचना चाहता तो मंडी व्यवस्था है, एमएसपी व्यवस्था है, आप आइए और बेचिए। दोनों को फिर आप अगर मिक्स कर देंगे तो इसका उद्देश्य फोरफिट हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर इसको अभी तो लागू नहीं हुआ, 1.5 साल के लिए ये रोकी गई है व्यवस्था, अगर ये लागू होने के बाद इसमें कहीं कोई दोष होगा, जैसे पार्लियामेंट को नियम बनाने का अधिकार है, यहां तक है कृषि कानून राज्यों का विषय है, वो भी अपना कोई एडिशनल उसमें ला सकते हैं, वो अमेंडमेंट हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक भावना से प्रेरित है, चड़ूनी साहब ने उसका उदाहरण दे दिया, पूरे पंजाब का इलेक्शन लड़ने को तैयार है। ये जो नेता अब रह गए, राकेश टिकैत हैं,
वो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। ये केवल और केवल एक राजनीतिक आंदोलन रह गया है। किसान से इनका लेना देना नहीं है। कारण जी मैं बताता हूँ कि आज तक सरकार बार बार निमंत्रण दे रही है। कृषि मंत्री जी ने अभी भी आह्वान किया, आप आइए सर, तो वो सिर्फ मीडिया में आह्वान चल रहा है। जहां आपको दिक्कत है, आज तक नहीं ये बात कर पाए सर, इसलिए सरकार को दिक्कत नहीं है, आह्वान करना नहीं, तारीख तय करनी होगी। इन नेताओं को दिक्कत है। हाँ, आह्वान करने से नहीं काम चलेगा, तारीख तय करनी होगी। 11वें दौर के बाद से तो 6.5 महीने का वक्त गुजर गया, लेकिन बातचीत शुरू नहीं हुई। खालिद जी, क्या आप लोग राजनीति कर रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर? हम राजनीति कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे, हम राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए हम हरियाणा में राजनीति कर रहे हैं। आप सारी चीजों का मेरे से जवाब ले लीजिए, बीच में मुझे टोकिएगा मत। पहले हम बात करते हैं कि विधानसभा में मुद्दे क्या क्या उठे। हसन साहब, मुद्दे क्या क्या उठे? मुद्दा उठा पेपर लीक का मामला। पेपर लीक को सरकार ने कहती है कि 4 आदमियों को उठा के बंद कर दिया है और हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। कोई उस पे कमेटी नहीं बनी है उसको जांच करने के लिए। और आप उसको ये समझ लीजिए कि पेपर लीक का मसला कोई मामूली बात नहीं है, एक स्कैम है सरकार के लोगों के द्वारा हरियाणा के युवाओं के, बेरोजगारों के साथ, उनके खिलाफ एक स्कैम है ये, जो हरियाणा की सरकार के साथ मिलकर लोग कर रहे हैं, उनके रोजगार से साथ उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। सरकार जवाब देती है और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है विपक्ष इससे संतुष्ट है या नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जो सरकार है वो जनता की वोट से चुनी गई है, जो विपक्ष है वो आसमान से उतरा है। उनको ये समझना चाहिए कि सरकार अगर जनता की वोट से बनी है तो विपक्ष के नेता भी जनता की वोट से बने। दूसरी बात आपको बता दो, किसान आंदोलन की बात वहां उठती है। जब किसान आंदोलन की बात उठती है तो क्या कह रहे हैं? ये अभी भाटी साहब कह रहे थे कि हुड्डा साहब ये कर रहे थे। जब आप इनसे ये पूछो कि आपकी सरकार क्या कर रही है, तो ये आपको 15 अगस्त 1947 से पहले का आपको बताएंगे इस देश में मुगल क्या कर रहे थे। मुगलों को तो कांग्रेस ने, अंग्रेजों को तो कांग्रेस ने भगा दिया। आप इस देश में आज क्या कर रहे हैं? जवाब आपको देना है। 1 मिनट भाई साहब, जल्दी से जवाब आपको देना हरियाणा की जनता को कि आप किसान आंदोलन पर क्या फैसला लेने वाले। जब आप विपक्ष में थे और आप किसान आंदोलन होता है जंतर मंतर पर, वहां पे भाजपा के मंत्री बिना बुलाए चले जाते हैं और वो कहते हैं कि किसान है, इनकी सरकार आवाज नहीं सुनती। ठीक है सर, ठीक है। आज वो लोग राजनीति में कैसे हो गए? ठीक है सर, ये रमेश यादव जवाब है कि किसान एक ज्वलंत मुद्दा है। आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको देख भी रहे हैं और प्रदेश में जो हालात है किसान को लेकर बैठे हुए हैं, 9 महीने का वक्त हो गया और कोई समाधान होता नहीं दिख रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत की बात कही जा रही है, लेकिन तारीख तय नहीं हो रही है। 11वें दौर के बाद अभी तक बातचीत के लिए अगली तारीख नहीं आई। अब सवाल यह है कि इस बार जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसमें जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, क्या आने वाले दिन में जो आज जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसी तरह से चलेगा? हंगामे के आसार हैं, क्या देखते हैं आप? खालिद जी प्लीज। नहीं, पहले रमेश जी। हसन जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ राज्य ये कृषि कानून ला रहे हैं, बहुत अच्छा कदम है, मगर हरियाणा सरकार के लिए मुश्किल होगा क्योंकि सेंट्रल में हमारी बीजेपी की सरकार है। तब तक वो कोई डिसीजन नहीं लेगी। तो अगर ये हरियाणा सरकार इसमें कुछ अमेंडमेंट करती है, एमएसपी का कानून लाती है, तो ये कंट्रेरी जाएगा और पब्लिक में गलत मैसेज जाएगा, जो इनके लिए संभव नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये क्यों ना हरियाणा की जो कोलिजन गवर्नमेंट है ये सेंटर को लिखे कि सभी एमएसपी के लिए एग्री हो रहे हैं कि हम एसपी को खत्म नहीं करेंगे, तो एमएसपी को ये मैंडेटरी लॉ में क्यों नहीं बना देते? इसमें क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई ना कोई समाधान इसी रास्ते से निकलेगा। अगर उद्योगपतियों को अपना माल प्रोडक्ट बेचने के लिए एमआरपी दे सकते हैं तो किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल देनी चाहिए और कोई मना नहीं कर रहा है, ना कोई हरियाणा गवर्नमेंट मना कर रही है, ना केंद्र मना कर रहा है, लेकिन कानून बनाने में क्या अड़चन है ये अभी तक बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन ठीक है, भाग सिंह जी, जिस तरह से पेपर लीक का मुद्दा उठ रहा है, क्या नहीं लगता कि जो युवा हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ग्राम सचिव का पेपर जनवरी में लीक हुआ, उसके बाद आज तक अभी तारीख नहीं आई है। इधर कांस्टेबल भर्ती पेपर भी लीक हो गया। आखिर ये लूपहॉल कहां हो रहा है? खालिद भाई, बहुत गंभीर विषय है ये जो आपने छेड़ा है, क्योंकि आपके पार्टी के साथ युवा बहुत जुड़े हुए हैं। जरूर सरकार ने, देखिए जी मैं बता रहा हूँ कि मैं पार्टी के सरकार की तरफ से आज आपके सामने बैठे हैं, मैं और भाटी साहब। लेकिन देखिए, क्राइम है, कोई मानसिक उपज है, यदि वो होता है तो सरकार ने बड़े ही एक तरीके से जो लोग थे, जो इनमें उनकी जांच की गई और लोगों को जो इसमें कसूरवार पाए गए, इन पर मुकदमे दर्ज करने के बाद देखिए कोई अपराध का बोध होता है तो उसके बाद कानून की कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं कि किसी को इसमें बचा लिया गया है। जो दोषी सामने आ रहे हैं और जांच में कहा, पुलिस को एकदम क्लियरली कह रखा है कि जो सामने आते हैं
और देखिए अभी अब तो गृह मंत्री साहब भी कह दिए हैं कि भाई सीबीआई जांच कराने के लिए उन्होंने लिख दिया है। क्या इस मसले का सीबीआई जांच होगा? भाटी साहब, एक मिनट, भाटी साहब, ठीक है सर, भाटी साहब से ले लेते हैं रिएक्शन। आप भी दोनों आदमी सत्ता में हैं, लेकिन भाटी साहब ज्यादा इस पर बेहतर तरीके से बात रखेंगे। भाटी साहब, क्या सीबीआई जांच होगी इस पेपर लीक की? देखिए, ये अभी मुद्दा अब सरकार में विचाराधीन है। सबसे पहले मैं इस पर भी आपको जवाब बिल्कुल दूंगा खालिद हसन जी। हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कमेटी बना देनी चाहिए, कैम है। मैं कांग्रेस के साथी को बताना चाहूंगा कि ये कांग्रेस का कल्चर था, कांग्रेस का तरीका था, एक कमेटी बना दो, रिपोर्ट ले लो, गड्ढे में डाल दो। जो बीसी आयोग की रिपोर्ट कब की आई हुई थी, कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू की? वो भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया। आप लोग मुद्दे से भटक जाते हैं। आप पूछो कुछ और है, आप दोनों लड़ने लगते हैं। कांग्रेस ने, हसन साहब जवाबदेही से भागते हैं। हसन साहब बोलना पड़ेगा। कांग्रेस ने प्रदेश के किसानों को धान 5,000 बिकवाया। कांग्रेस ने कभी भी किसानों के प्रदर्शन को लेकर नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया। जरा सुन लीजिए ना, एमएसपी पर स्टैंड पर सुनिए खालिद जी, एमएसपी पर स्टैंड पर सुनिए सारे, प्लीज खालिद जी, नहीं थे तब आप क्या कहते थे? खालिद जी, एमएसपी पर स्टैंड सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं भाटी जी, ये भी तो सुनिए। ठीक है, बोलते हैं फिर भी बोले जाते हैं, ये गलत बात है आपकी। जल्दी से झूठ नहीं बोलता, दूसरी बात ये झूठ का आपके लिए बना रहा है, इस पर आपको सलाम रखें इसके लिए। ठीक है, जोड़ती है सरकार, बिल्कुल तैयार है एमएसपी को जोड़ने के लिए। जिस तरह व्यवस्था आज है उसी तरह व्यवस्था रहेगी। एमएसपी का खतरा क्यों है? ये किसान का खतरा क्यों है? एमएसपी का खतरा यूं है जब आप बाजू में सरकार की दुकान, सरकार की मंडी के खिलाफ प्राइवेट दुकान खोलने जा रहे हैं हरियाणा में, तो यहाँ किसानों को खतरा है। आप लोग प्लीज, ठीक है सर। भाटी साहब आप आएंगे, आपके पास थोड़ा वक्त की कमी है। रजवंत डहीवाल जी, जब बात हो रही है, दोनों लोग आपस में लड़ जा रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि जो जनता की आवाज है लड़कर कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश हो रही है? इसको घुमाई मत, जवाब डहीवाल जी, सरकार से जवाब लेना हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है डहीवाल जी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का काम क्या है? आपके लास्ट कमेंट, ठीक है सर, डहीवाल साहब लास्ट कमेंट। खालिद जी प्लीज बोलने तो दीजिए, आप अपनी बारी में अपनी बात रख लीजिएगा। बात कह रहा था, किसानों के मुद्दे पे एक बात कह रहा था जी सर, कि आज जो हमारे जेजेपी के जो प्रवक्ता थे वो ये किसानों के मुद्दे पे कह रहे थे। इससे पहले किसानों के मुद्दे पर जेजेपी के विधायक ही ये कह रहे थे कि भाई ये कानून है, ये कानून पे ये गलत है, और आज वही विधायक चुप क्यों है? इससे पहले क्या उन विधायकों के कानून समझ में नहीं आए? अगर बेरोजगारी की बात करें, ये जो पेपर लीक की बात करें, अभी जिस प्रकार से ये माहौल जो चला हुआ है महंगाई पर, मतलब जेजेपी कहीं पे भी नहीं बोल रही। इससे पहले किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था तो सरकार तो ये कह रही थी कि किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, जबकि जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ये कह रहे थे कि पिछली में जो कांड हुआ उससे हम माफी मांगते हैं। मतलब इनका आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा, और ये मजबूरी में इस पार्टी के साथ जुड़े पड़े हुए सत्ता के लालच। ठीक है सर। भाग सिंह जी, अभी जो आरोप डहीवाल जी ने लगाए क्या कहेंगे? और लास्ट कमेंट है। देखिए, मैं आईएनएलडी की किसी बात को नहीं लेता कि यदि इन्होंने प्रदेश की इतनी चिंता होती तो सदन में बैठकर ये बात रखते। प्रदेश की आज जिस प्रकार सदन में हाजिरी नहीं थी, आज ये अपना एक सिर्फ जनाधार तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में। ये जेजेपी के ऊपर ही सिर्फ एक आरोप लगाना इनकी प्रथा सी बन चुकी है कि जेजेपी पर आरोप लगाओ और अपना दिनचर्या पूरी कर लो। जनता इनको, पूरा प्रदेश इनको सीरियस नहीं लेता, इनको किसी तरफ से नहीं लेता, ये सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने का काम करते हैं। मैं इससे ज्यादा रमेश यादव जी जल्दी से। देखिए, ये स्वस्थ परंपरा है, अगर विपक्ष कोई जोरदार चीजें और समस्याएं पब्लिक की उठाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और सरकार को संपूर्ण इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब पब्लिक देखती है कि कौन सी समस्या हमारी असली है और कौन सी ये राजनीति कर रहे हैं। ठीक है खालिद जी, एकदम जल्दी से 30 सेकंड में, हमारे पास वक्त की कमी है, नहीं तो बीच में रोकना। विधानसभा में जो मुद्दे उठे, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन का मामला हो, चाहे हरियाणा के लोगों के डाटा लीक का मामला हो, जो भी मुद्दे उठे, सरकार उनको लेकर प्रदेश के विपक्ष को, जो जनता की वोट से चुना गया, उसको संतुष्ट नहीं कर पा रही है। हमारी पहली मांग यह है कि सरकार किसी भी सूरत में विपक्ष को, इस प्रदेश की जनता को संतुष्ट करे। क्या सरकार संतुष्ट नहीं कर पा रही है विपक्ष को और जनता को?
जल्दी से सर, लास्ट कमेंट। हाँ बिल्कुल, एक एक सवाल जो कांग्रेस या विपक्ष ने किसी ने उठाया, एक एक सवाल का आंकड़ों सहित जवाब दिया और संतुष्ट करना तो हमारा जनता को है, कांग्रेस कभी संतुष्ट होगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस को तो ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, करना हमारा ठीक है भाटी जी, ठीक है सर। आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से तूतू मैं देखने को मिला है विधानसभा सत्र के दौरान, एक तरफ कांग्रेस सवाल उठाती है, सत्ता पक्ष उसको जवाब भी देता है, लेकिन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में जब 23 और 24 को विधानसभा सत्र, मानसून सत्र चलेगा तो क्या स्थिति होने वाली है, क्या हंगामा होने वाला है, यह वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही।